हेलो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या रहता है। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, EMR स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने इससे पहले पढ़ा था एनर्जी के बारे में, हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के बारे में। मैंने आपको कहा था फ्रीक्वेंसी जो रहता है, फ्रीक्वेंसी इसको हम दिखाते हैं म्यू से, और इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ का मतलब रहता है साइकिल्स पर सेकंड, यानी पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, इसी तरह से वेव लेंथ के बारे में बताया था मैंने। वेव लेंथ, क्योंकि ये लेंथ है तो इसको पहले इसको लैम्डा से दिखाते हैं, और इसका जो यूनिट है वो लेते हैं हम मीटर्स में, है ना, मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में लेते हैं एक्स्ट्रा। ठीक, उसके बाद में मैंने बताया था वेव नंबर, अगर याद होगा आप लोगों को, वेव नंबर मीन नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। तो इसको आप यूनिट ले सकते हैं, ऐसा यूनिट लेंगे पर मीटर, लेकिन जनरली हम लेते हैं पर सेंटीमीटर इसका यूनिट। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर को हम केसर भी कहते हैं। ठीक, जिस तरह से पर सेकंड को हर्ट्ज़ कहते हैं, पर सेंटीमीटर को केसर कहते हैं। और उसके बाद में हमने वेलोसिटी लिया था, वेव नंबर का दिखाते हैं हम म्यू बार से, ये याद रखना। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो जो कांस्टेंट बताया था मैंने, वो दिखाते हैं C से, और इसमें लेते हैं मीटर्स पर सेकंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, यानी कितने मीटर कितने सेकंड में कवर किए। ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट्स ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स या दीज प्रॉपर्टीज़, जिसमें फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, वेव नंबर, वेलोसिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बताया था मैंने, टाइम पीरियड का मतलब रहता है टी, है ना, टी से दिखाते हैं, और ये इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट आएगा सेकेंड। ठीक है, ये टाइम है, टाइम का जो यूनिट है वही इसका भी आएगा। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम देखेंगे। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई ताकि हमें समझ में आ जाए कि स्पेक्ट्रम क्या रहता है। देखो, इसमें मैंने आपको बताया था जो एनर्जी रहती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। समझ में आया? यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रहता है ना। या मैं ऐसा कहूँगा कि एनर्जी जो रहता है, एनर्जी को दिखाते हैं हम E इज इक्वल टू एच म्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, या कल मैंने बताया था इट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, या हम कह सकते हैं एच सी म्यू बार। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड म्यू बार बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम है वो क्या है, पहले हम देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या रहता है। स्पेक्ट्रम का मतलब रहता है, जो EMR स्पेक्ट्रम की बात करूंगा मैं, इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ EMR इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यानी मैं कहूँगा ये अरेंजमेंट है, क्या है ये? अरेंजमेंट ऑफ EMR अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, मैं समझाता हूँ। जब अगर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये खुद ब खुद अरेंज हो जाएंगी। देखो, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज के बाद में आते हैं गामा रेज दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते हैं एक्स रेज, इन सब के बारे में बात भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। उसके बाद में आता है एक्स रेज के बाद में अल्ट्रावायलेट के बाद में आता है विजिबल के बाद में आता है IR, और IR के बाद में आता है माइक्रोवेव के बाद में आता है रेडियो वेव्स। ठीक है, तो सबसे कमज़ोर यहाँ पे है रेडियो वेव्स, और सबसे ताकतवर है ये कॉस्मिक रेज। अब हम इन रेज को देखेंगे, इनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसको स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले बात करेंगे स्पेक्ट्रम की। अगर मैं कॉस्मिक रेज का देखूं, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पे,
तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहेगा लेकिन वेवलेंथ इसका कम रहेगा। अगर यहाँ पे बात की जाए इन रेडिएशंस की, रेडियो वेव्स वगैरह की जो इस रीजन में रहती, इनमें एनर्जी कम रहती है, फ्रीक्वेंसी कम रहती है और वेवलेंथ ज़्यादा रहता है। वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम, ठीक। अब ये हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, अकॉर्डिंग देयर फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग देयर वेवलेंथ, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, विजिबल स्पेक्ट्रम, उसमें बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है वायलेट की, एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा रहेगी और वेवलेंथ सबसे कम रहेगा। और सबसे कम एनर्जी इनमें रहती है विजिबल रेडिएशन में रेड की। यहाँ पे एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, है ना, रेड का। वायलेट का एनर्जी ज़्यादा रहेगा और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, वेवलेंथ कम रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। इसको भी हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम है। और ये जो मैंने स्पेक्ट्रम बताया, ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम है। अब हम देखते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज में देखेंगे कॉस्मिक रेज को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मिक रेज, तो कॉस्मिक रेज का एज सच डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन कॉस्मिक रेज जो सन से आती है वो ट्रांसम्यूटेशन में काम आती है, ट्रांसम्यूटेशन करती है वो। या कॉस्मिक रेज ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ये न्यूक्लियर ट्रांजिशन, एक न्यूक्लियस को दूसरे में कन्वर्ट कर देती है। आपने आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन पढ़ा होगा। और ये जो है ये नाइट्रोजन 14 को कार्बन 14 में कन्वर्ट कर देती है, जिसको आप कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका डायरेक्ट अभी तक इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है गामा रेज। गामा रेज हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर ट्रांजिशन के लिए। न्यूक्लियर ट्रांजिशन यानी ये न्यूक्लियस में ट्रांजिशन करता है, जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स रहते हैं, यानी प्रोटॉन्स प्लस, मैं बोलूँगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का ट्रांजिशन करता है, इनका स्पिन चेंज करता है, इनको एक्साइट करा सकता है, ठीक है। और इस गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशंस होते हैं, इसको बोलते हैं मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी या मोसोबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, और ये आपको पढ़ना भी नहीं है। उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद में आता है एक्सरेज। एक्सरेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखो एक्सरेज पहले तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आपने सुना होगा, या उनके बॉन्डिंग वगैरह, वो सब के काम में आता है, हम उससे निकाल सकते हैं। और दूसरा एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपने सुना होगा नाम XPS, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको बोलूँगा मैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ध्यान में रखना। इसमें क्या होता है, इसमें ये मान लो न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, और ये दूसरा, ये मान लो ये लास्ट में वैलेंस शेल, ठीक। देखो जनरली क्या होता है, जब भी हम एनर्जी देते हैं ना, कोई एक्सरे से कम एनर्जी वाली एनर्जी देते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट वगैरह, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराता है। ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको एक्साइट करा सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। और जो अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना या एक्साइट कराना, वो एक्सरेज का काम है। और इस एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालते हैं। किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, समझ में आया ना। इस ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप डिटरमाइन कर सकते हैं, इतना याद रखो। ये हो गया। अब रहती है बारी अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल दोनों लिखूंगा मैं साथ में। ये जो दोनों है ना, ये दो, ये यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए। मगर कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ये वैलेंस शेल वाले, तो इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक
स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट तो जो जो बहुत ज़्यादा टाइट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको एक्साइट कराता है, विजिबल लाइट से लूज इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइट हो जाते हैं। समझ में आया? ये हमें पढ़ना है, ये इसके बाद में जो ही इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा तो सबसे पहले हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ही पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा ईजी है। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। उसके बाद में इंफ्रारेड की बारी आती है। इंफ्रारेड, इनको आप थर्मल रेडिएशंस भी कहते हैं। ये जो है ना, ये मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस कराते हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन मतलब आप अगर ऐसा लोगे एक मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्ड है, अगर आप इसके ऊपर आईआर डालोगे तो ये इसकी स्ट्रेचिंग होगी, फिर ऐसे कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन। ठीक, या अगर इस तरह के मॉलिक्यूल है, मान लो जैसे वाटर है, तो इस मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड एंगल चेंज होता है, यानी ऐसे बेंड होता है, रिलैक्स होता है, बेंड होता है, रिलैक्स होता है। ये जो बॉन्ड एंगल चेंज होना या बॉन्ड लेंथ चेंज होना, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो आईआर जो रहता है ये यूज़ करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिलहाल यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं, लेकिन आगे हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में रहता है माइक्रोवेव्स की बारी। कहाँ गया माइक्रोवेव? लिखो माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आजकल सिंथेसिस में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक सिंथेसिस, हीटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनसे भी हीटिंग होती है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल को वाइब्रेट तो नहीं कराते, लेकिन ये मॉलिक्यूलर रोटेशन कराते हैं, यानी मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, तो इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये काम आते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ में क्या करता है। मान लो माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव को रोटेट कराता है, मॉलिक्यूल्स को कितना रोटेट कराता है, किस तरह रोटेट कराता है, वो अगर हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव के बाद में आती है बारी रेडियो वेव्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेडियो वेव्स ये भी पढ़नी है हमें। रेडियो वेव्स हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये भी इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको हम और एक नाम बोलते हैं ईपीआर, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। तो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा, स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रेडिएशंस हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ में इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू लेक्चर देखा कीजिए, इसमें कोई मिस नहीं करना। अगर मिस कर दिए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बाउंस हो जाती है, समझ में नहीं आती है। एज सच ये बोलने में बहुत टफ है, लेकिन अगर अच्छे सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो ये समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो बाय।